प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर्च रिजल्ट्स देखकर मैं लिटरली शॉक हो गया। इतने सारे डेंजरस सिम्टम्स देखकर मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि हम दोनों मैरिड हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब नॉर्मल ही तो होता है। आखिर हम पहले भी क्लोज रह चुके थे, फिर इतनी ऑकवर्डनेस क्यों? इसी सोच में अचानक मेरे दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया। मैं तुरंत स्टडी रूम के बाहर गया और पहले कंफर्म किया कि फू वान वान किसी मीटिंग में नहीं है। फिर मैं बिना नॉक किए अंदर चला गया। वो चेयर पर बैठकर काम कर रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पीछे गया, उसे वेस्ट से पकड़कर स्टूल से उठाया और टेबल पर बैठा दिया। फिर मैंने अपनी आर्म्स उसकी वेस्ट के चारों तरफ रैप कर दी और लो वॉइस में पूछा कि क्या मैंने उसे पिछली रात ज्यादा टायर्ड कर दिया था। उसका शॉर्ट ड्रेस उस पोजीशन में और ऊपर हो गया था और मेरी हालत ऑलरेडी खराब थी। मैं धीरे धीरे बोलता रहा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है, आखिर ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। ये बोलते वक्त मेरी आवाज भले काम थी, लेकिन मेरे ईयर्स पूरी तरह लाल हो चुके थे। लेकिन अगले ही सेकंड फू वान वान ने मुझे देखकर सॉफ्टली हंस दिया और कैजुअली बोल दिया कि उस रात हमारे बीच एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी बात सुनते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मैं शॉक में उसे घूरता रह गया। मैंने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए पूछा कि फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? तब फू वान वान ने जेंटल स्माइल के साथ कहा कि वो बस मुझे अपने पास बांध कर रखना चाहती थी। उसकी बात सुनते ही मैं शर्म, गुस्से और एम्बेरसमेंट में वहां से भागा और स्टडी रूम का डोर जोर से बंद कर दिया। मैं अंदर ही अंदर उसे स्टूपिड वुमन बोलते हुए खुद से प्रॉमिस कर रहा था कि अब उससे बात नहीं करूंगा। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स को भी फूल बनाया था। उसी रात मैंने ऑफिशियली फैसला कर लिया कि अब फू वन वन मास्टर बेडरूम में एंटर नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ नानचेंग के एस क्लास ग्रुप में एक अलग ही केओस मचा हुआ था। जांग जांग ने ग्रुप में अनाउंस कर दिया कि सबका ब्रदर इन लॉ मिल चुका है। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने रिवील किया कि फू वान वान का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड है। पूरा ग्रुप शॉक में चला गया। सब गेस करने लगे कि आखिर वो लकी आदमी कौन है। फिर किसी ने सुचेन का नाम लिया और अचानक पूरा ग्रुप एक्सप्लोड हो गया। सब लोग बोलने लगे कि वान वन सच में उस हैंडसम जूनियर को घर ले गई। कुछ लोग मजाक में कह रहे थे कि इसलिए वान वन अब उनके साथ डिनर नहीं करती, क्योंकि वो पूरा दिन अपने हस्बैंड के साथ कडल और किस करती रहती है। लेकिन जांग जांग ने तुरंत रिवील कर दिया कि आज वान वन फीवर की हालत में हॉस्पिटल आई थी और उसकी वजह सुनकर ग्रुप के लोग हंस हंस कर पागल हो गए। सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि इस इंसिडेंट को वो कम से कम 3 साल तक याद रखेंगे। फू वन वन साइलेंटली सारे मैसेजेस पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ग्रुप वाले पूछने लगे कि क्या उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया है। तब उसने क्वाइटली एडमिट किया कि उसे बेडरूम से बाहर निकाल दिया गया है। ये सुनते ही पूरा ग्रुप और ज्यादा हंसने लगा, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उस परफेक्ट वुमन फू वन वन को हेल्पलेस बना दिया था। अगले दिन जब क्लास शुरू हुई तो मैं पूरे टाइम पोडियम पर खड़ी फू वन वन को घूरता रहा। मेरे दोस्त ने मुझे टीज करते हुए पूछा कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने तुरंत डिनाई कर दिया और एटीट्यूड में कहा कि विमेन अच्छी नहीं होती। लेकिन वो लड़का बार बार बोलता रहा कि मुझे सीक्रेटली फू वन वन से पर्सनल ग्रज है। मैंने गुस्से में कहा कि जिसने मेरे एवरेज स्कोर से 80% काट दिए हो उससे ग्रज ना हो तो क्या हो। लेकिन तभी सामने बैठे एक लड़के ने हंसते हुए कहा कि फू वन वन की फिगर इतनी अमेजिंग है कि उसका हस्बैंड तो दुनिया का सबसे लकी आदमी होगा। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर का जेलसी मॉन्स्टर जाग गया। मैं पोडियम पर खड़ी अपनी वाइफ को प्राउड नजरों से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आज मैं उसे दिखाऊंगा कि अनएबल टू कंट्रोल योरसेल्फ का असली मतलब क्या होता है। मैंने तुरंत फोन निकाला और सीक्रेटली कुछ ऑर्डर कर दिया। फिर हाथ में आए छोटे पैकेज को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, फू वन वन आज रात बस वेट करना। उसी समय शाम को जब फू वन वन घर वापस पहुंची तो उसने नोटिस किया कि फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स बंद थी और पूरा घर सस्पिशियसली शांत था। जब फू वन वन घर वापस आई तो पूरे फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स बंद थी। घर इतना शांत था कि उसे लगा शायद चैन गुस्से में सच में घर छोड़कर चला गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, हस्बैंड। मैं वापस आ गई, लेकिन पूरे घर में कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम पर गई, जहां हल्की सी लाइट जल रही थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली कि चेन घर पर ही है। वो पैजामे पहनकर धीरे धीरे मास्टर बेडरूम में गई और जैसे ही लाइट ऑन करने लगी तभी अंधेरे में मेरी आवाज आई, फू वन वन लाइट मत ऑन करना। उसने कुछ सेकंड्स के लिए रुककर सॉफ्टली कहा कि वो अपने हस्बैंड की बात मानेगी। फिर मैंने धीरे से पूछा कि सुबह उसने जो कहा था कि मैं उसे जैसे चाहूं वैसे पनिश कर सकता हूं, क्या वो बात अभी भी वैलिड है? फू वन वन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और टीजिंग वॉइस में बोली कि उसका हस्बैंड उसे कैसे पनिश करना चाहता है। मैंने तुरंत कंडीशन रख दी कि चाहे मैं कुछ भी करूं वो रेजिस्ट नहीं करेगी, वरना मैं उसे कभी फॉरगिव नहीं करूंगा। उसने बिना हेजिटेट किए काल्मली जवाब दिया कि आज रात सब कुछ उसके हस्बैंड डिसाइड करेगा। फिर मैंने उससे आंखें बंद करने को कहा। फू वन वन ने ऑबिडेंटली अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे फील हुआ कि मैं उसके पीछे खड़ा हूं और उसकी आंखों पर कुछ बांध रहा हूं। उस मोमेंट पर उसे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही थी, क्योंकि आज मैं अनएक्सपेक्टेडली बहुत एक्टिव बिहेव कर रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा एटमॉस्फेयर फनी कियोस में बदल गया। मैं लगातार उसे टीज करता रहा और फू वन वन शर्म, कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस के बीच
फंस चुकी थी। वो बार बार मुझे नीचे उतरने और रुकने को कह रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार जब मैंने उसे छोड़ दिया तो उसने राहत की सांस ली और तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गई। जब वो वापस आई तब तक मैं नॉर्मल पजामास पहनकर बेड पर बैठ चुका था, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर एक स्ट्रेंज ऑकवर्ड फीलिंग थी। शादी को काफी टाइम हो चुका था, लेकिन जब से मुझे पता चला था कि उस रात हमारे बीच असल में कुछ हुआ ही नहीं था, तब से मेरे दिल में एक अलग तरह की नर्वसनेस रहने लगी थी। फू वान वान क्लियरली समझ चुकी थी कि उसका बेबी चेन अभी भी ऑकवर्ड फील कर रहा है। वो धीरे से मेरे पास आई, सीधे मेरी आर्म्स में घुस गई और सॉफ्टली बोली कि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं मेंटली रेडी नहीं हो जाता तब तक हमारे बीच कुछ भी फोर्सफुली नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने हल्का सा फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और ऑकवर्ड वॉइस में कहा कि फ्यूचर में वो मुझे ऐसे टीज नहीं करेगी, अभी बस मुझे हग करके सो जाए। फू वन वन तुरंत स्माइल कर दी और बोली कि वो अपने हस्बैंड की सारी बातें मानेगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो फू वन वन ऑलरेडी रेडी हो रही थी। तभी मेरी नजर उसकी रिस्ट पर पड़े 2 हल्के रेड मार्क्स पर गई और मैं इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो गया। मैंने धीरे से कहा कि आज क्लास में कोशिश करना कि स्टूडेंट्स ज्यादा नोटिस ना करें, वरना मुझे सच में अपना जीवन बदलना पड़ेगा। शायद पिछली रात की टीजिंग और ओवर थिंकिंग की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया था। क्लास में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं प्रॉपरली सिर तक नहीं उठा पा रहा था। तभी गुयांजू ने मुझे शोल्डर से हिलाते हुए कहा कि मुझे जल्दी जाग जाना चाहिए क्योंकि अगली क्लास मिस्टर फू की है। फिर उसने अचानक टीजिंग अंदाज में पूछा कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा मेरी सारी नींद इंस्टेंटली उड़ गई। मैंने तुरंत डिनाई किया और कहा कि मैं बस रात को देर से सोया था, लेकिन वो लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक पूछा भी नहीं कि मैं स्लीपी क्यों हूँ और मैं खुद ही गिल्टी बिहेव कर रहा हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सच में खुद को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैंने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वार्निंग दे दी कि दोपहर में डॉम वापस आने के बाद मुझे सारी ट्रूथ बतानी पड़ेगी। दूसरी तरफ क्लास के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने फू वन वन की रिस्ट पर पड़े मार्क्स नोटिस कर लिए थे। बस फिर क्या था, क्लास ग्रुप इंस्टेंटली केओस में बदल गया। सारे लोग डिस्कस करने लगे कि आखिर मिस्टर फू के हस्बैंड ने कैसा ड्रीम देखा था कि उसकी रिस्ट तक पर मार्क्स आ गए। कुछ लोग तो एक्साइटमेंट में ओवर इमेजिनेशन करने लगे। ये सब पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा प्राइवेट वर्ल्ड चुरा लिया हो। दोपहर में जब मैं डॉम वापस पहुंचा तो गु यंजू और बाकी बॉयज ने मुझे सीधे बेड पर धक्का देकर बैठा दिया और इंटेरोगेशन शुरू कर दी। आखिरकार मैंने एडमिट कर लिया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कोई है जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। ये सुनते ही पूरा रूम यो 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 करके चिल्लाने लगा। सब पूछने लगे कि वो लड़की कौन है और क्या वो लोग उसे जानते हैं, लेकिन मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि सही टाइम आने पर मैं खुद उन्हें उससे मिलवाऊंगा। कुछ दिनों बाद नेशनल डे हॉलीडे आने वाली थी। मैंने साफ मना कर दिया कि इस बार मैं बॉयज के साथ बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने फू वन वन के साथ ट्रिप प्लान की थी। मैं काफी टाइम से यूनान और दाली की सीनरी देखने का सपना देख रहा था, इसीलिए एक्स्ट्रा एक दिन ज्यादा घूमने के लिए मैंने फू वन वन से स्पेशली अर्ली फ्लाइट बुक करवाई। प्लेन में बैठते ही मैं इतनी जल्दी सो गया कि लैंडिंग से थोड़ी देर पहले फू वन वन ने मुझे उठाया। एयरपोर्ट से निकलते ही मेरी नजर सामने बने लग्जरी 5 स्टार होटल पर गई। मैंने तुरंत कंप्लेन किया कि मैंने तो कहा था कि हम किसी कोजी बीएनबी में रुकेंगे, लेकिन फू वन वन ने मिस्चीवस स्माइल के साथ कहा कि होटल ज्यादा साउंड प्रूफ होते हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया कि वो क्या इंप्लाई कर रही है और मेरा चेहरा लाल हो गया। रात को होटल रूम में मैं बेड पर लेटकर वीडियोस देख रहा था, लेकिन तभी फू वन वन ने धीरे धीरे कमरे की लाइट्स डिम करनी शुरू कर दी। अगले ही सेकंड रूम में सिर्फ कुछ सॉफ्ट लाइट्स बची और बैकग्राउंड में धीमा रोमांटिक म्यूजिक चलने लगा। पूरा एटमॉस्फेयर अचानक डेंजरसली रोमांटिक हो चुका था। मैंने नर्वस होकर उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर्फ एक ही नाम लिया, फू वन वन। कमरे में डिम लाइट्स जल रही थी और हल्का रोमांटिक म्यूजिक पूरे एटमॉस्फेयर को डेंजरस बना रहा था। मैं नर्वस होकर फू वन वन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही सॉफ्टनेस थी और ऑनेस्टली मैं उसकी नजरों में सीधा देखने से भी डर रहा था। शायद यूनान की ये रात, ये होटल और ये पूरा मूड मेरे कंट्रोल को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। फू वन वन धीरे धीरे मेरे पास आई और लो वॉइस में पूछने लगी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। उसने सॉफ्टली कहा कि अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो उसे ऑनेस्टली बता दूं, क्योंकि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैं ऑकवर्ड होकर बार बार नजरें चुरा रहा था, लेकिन वो लगातार मुझे टीज कर रही थी। फिर वो और करीब आई और विस्पर करते हुए बोली कि अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो वो खुद चेक कर लेगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फू वान वान अभी भी मेरी आर्म्स में सो रही थी। रात की सारी बातें याद आते ही मेरा चेहरा इंस्टेंटली लाल हो गया। मैं धीरे से उससे दूर हटने की कोशिश करने लगा, जैसे किसी क्राइम सीन से भाग रहा हूँ, लेकिन तभी फू वान वान खुद मेरी तरफ और करीब आ गई और स्लीपी वॉइस में पूछने लगी कि क्या अब ठीक है। मैं ऑकवर्ड होकर उसे घूरता रह गया। फिर मैंने धीरे से पूछा कि क्या उसने यूनान आने से पहले ही ये सब प्लान कर लिया था। उसने बिल्कुल काल्म तरीके से एडमिट किया कि वो काफी टाइम से इसके बारे में सोच रही थी। उसकी ऑनेस्टी सुनकर मैं और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और हाफ एंग्री टोन में बोला कि ये सब उसकी गलती है, आज हमें समुद्र देखने
जाना था, लेकिन अब आधा दिन निकल चुका था। मैंने कर्टन्स खोले तो बाहर चमकता हुआ ब्लू सी सनलाइट में ग्लिटर कर रहा था। पूरा व्यू किसी मूवी सीन जैसा ब्यूटीफुल था। तभी फू वान वान ने फ्रूट का एक पीस मेरे माउथ में डाल दिया और टीजिंग स्माइल के साथ पूछा कि क्या मैं पिछली रात उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत शर्म से लाल हो गया और उसे थिक स्किन बोलते हुए चुप रहने को कहा, लेकिन वो हंसते हुए बोलती रही कि इतने टाइम से मैरिड होने के बाद भी मैं अभी तक ऐसे रिएक्ट करता हूँ जैसे पहली बार रोमांस देख रहा हूँ। यूनान ट्रिप के दौरान मैंने उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक खूबसूरत रिंग भी खरीदी। रिंग पहनते ही फू वन वन खुशी से ऑलमोस्ट बच्चे जैसी हो गई और बोली कि अब उसे अपने हस्बैंड को और ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक वो मुझे हर दिन नए प्लेसेस पर घुमाती रही, अमेजिंग फूड खिलाती रही और ऑनेस्टली उसके साथ ट्रैवल करना सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन लगातार चल रहा था। उस पहली रात के बाद हमने उससे आगे कुछ भी नहीं किया था। फू वन वन शायद इंटेंशनली स्लो जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं खुद उसके और करीब आना चाहता था। ओरिजिनली हमारा प्लान था कि हॉलीडे के आखिरी दिन वापस नानचंग लौट जाएं, लेकिन वेदर ने पूरा प्लान खराब कर दिया। लास्ट डे इतनी हैवी रेन हुई कि सारी फ्लाइट सस्पेंड हो गई। जब आखिरकार हम घर वापस पहुंचे तो मैं सीधे सोफा पर जाकर लेट गया। फू वन वन जानती थी कि मुझे बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए घर पहुंचते ही उसने मेरी फेवरेट डिशेस बनानी शुरू कर दी। खाना देखते ही मैंने ऑनेस्टली एडमिट किया कि मुझे उसके हाथ का खाना बहुत मिस हुआ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और टीज करते हुए बोली कि कुछ दिनों की ट्रिप के बाद उसका आचैन अब क्यूट एक्ट करना सीख गया है। रात को जब हम बेड पर लेटे थे तब फू वन वन मेरी आर्म्स में थी और मैं धीरे धीरे उसकी बैक टच कर रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। उसने नोटिस कर लिया और फिर से प्लेफुल तरीके से मुझे पोक करने लगी। आखिर मैं इरिटेट होकर उठकर बेड के किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद फू वन वन को फील हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत नाइट लाइट ऑन की और मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जितना वो पूछती जा रही थी उतना ही मैं और डिप्रेस्ड होता जा रहा था। आखिर मैंने ऑकवर्ड होकर बोल ही दिया कि पहले वो हर समय मुझे टीज करती थी, टच करती थी, फ्लर्ट करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो सडनली इतनी अच्छी वाइफ क्यों बन गई है। मेरी बात सुनते ही फू वान वान कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गई और फिर धीरे से बोली कि उस रात के बाद उसे लगा था कि शायद मैं टायर्ड और अनकंफर्टेबल हूँ, इसलिए वो मुझे थोड़ा रेस्ट देना चाहती थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। तब उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने चेस्ट पर रखा और सॉफ्टली कहा कि क्या मुझे फील नहीं होता कि वो सच में मुझसे कितना प्यार करती है। उसकी आंखों में वो ऑनेस्टी देखकर मेरा सारा डाउट खत्म हो गया। फिर उसने टीजिंग स्माइल के साथ विस्पर किया कि अगर आज उसका आचैन इतना एक्टिव बिहेव कर रहा है तो आज रात वो उसे रिफ्यूज नहीं करेगी। उस रात एक्साइटमेंट की वजह से मुझे ठीक से नींद तक नहीं आई। धीरे धीरे फू वान वान मुझ पर और ज्यादा डिपेंड करने लगी थी और ऑनेस्टली मुझे ये फीलिंग पसंद आने लगी थी। अगले दिन दोपहर में वो ऑफिस जाने वाली थी। लंच के बाद मैंने स्पेशली उसके लिए खाना पैक किया और खुद उसके ऑफिस पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया उसने अचानक मुझे वॉल के अगेंस्ट पुश कर दिया। मैं उसके इतने क्लोज था कि उसकी नेक क्लियरली मेरे सामने थी। उसी मोमेंट मुझे स्कूल फोरम पर लिखी सारी जेलस कमेंट्स याद आ गई, जहां लोग मेरी वाइफ के पीछे पागल हो रहे थे। उनकी बातें याद करके मुझे गुस्सा आने लगा। अगले ही सेकंड मैंने दोनों हैंड से फू वन वन की वेस्ट पकड़ ली, उसे अपनी तरफ खींचा और बिना वार्निंग दिए उसकी नेक पर बाइट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में वहां 3 साफ स्ट्रॉबेरी मार्क्स बन चुके थे। फिर मैंने सीरियस फेस बनाकर कहा कि अब उसे याद रखना चाहिए कि उसका हस्बैंड है और बाहर बहुत सारे बैड मैन घूम रहे हैं। फू वन वन मेरी चाइल्डिश जेलसी देखकर बस सॉफ्टली हंस पड़ी और बोली कि वो अपने हस्बैंड की सारी बातें मानेगी। लेकिन असली डिजास्टर अगले दिन हुआ। फिजिक्स क्लास में मैं यूजुअल की तरह सुबह सुबह हाफ अस्लीप बैठा था और बार बार सोच रहा था कि आखिर सारे फिजिक्स लेक्चर्स मॉर्निंग में ही क्यों होते हैं। बेल बजते ही पूरा क्लासरूम अचानक एक्साइटेड चीयरिंग से भर गया। मैं कंफ्यूजन में सिर उठाकर सामने देखने लगा और अगले ही सेकंड मुझे सच में लगा कि मैं इस धरती से गायब हो जाऊं, क्योंकि पोडियम पर खड़ी फू वान वान ने आज प्योर व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी और उसकी फेयर नेक पर बने वो 3 ब्राइट स्ट्रॉबेरी मार्क्स पूरे क्लास को साफ दिखाई दे रहे थे। क्लास शुरू होते ही पूरा क्लासरूम उन स्ट्रॉबेरी मार्क्स की वजह से एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हर कोई फू वान वान की तरफ देखकर विस्पर कर रहा था कि आखिर कौन इतना बोल्ड आदमी है जिसने उसे किस करने की हिम्मत की। लेकिन फू वान वान बिल्कुल काल्म एक्सप्रेशन के साथ पोडियम पर खड़ी रही और सॉफ्टली बोली कि सब लोग शांत हो जाएं, क्योंकि उसने कल अपने हस्बैंड को गुस्सा दिला दिया था। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। तभी उसने एक फिजिक्स क्वेश्चन पूछा और शू तियन लई तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट से उठकर पोडियम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरी नजर सीधे उसकी व्हाइट शर्ट और नेक पर गई। पूरे क्लासरूम की तरह मैंने भी इंस्टेंटली नोटिस कर लिया कि उसकी गर्दन पर भी साफ स्ट्रॉबेरी मार्क्स थे। वो मार्क्स इतनी ऑब्वियस थे कि कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। शू तियन लई बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन मेरे लिए उसकी वो साइलेंस ही सबसे बड़ा प्रूफ बन गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो इनडायरेक्टली सबको बता रहा हो कि पिछली रात वो फू वन वान के साथ था। उसी मोमेंट मेरे अंदर जेलसी लिटरली एक्सप्लोड कर गई। लंच ब्रेक तक ये बात पूरे नांदा की बिगेस्ट गॉसिप बन चुकी थी। मैं कैंटीन में खाना लेकर बैठा था, लेकिन
लेकिन इरिटेशन की वजह से एक बाइट तक खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी मैंने देखा कि चू तियन लाई कैंटीन में एंटर कर रहा है और जानबूझकर अपनी कॉलर थोड़ी और नीचे कर रहा है ताकि लोग उसके नेक मार्क्स क्लियरली देख सकें। उसका वो एटीट्यूड देखकर मेरा मूड और ज्यादा खराब हो गया। शाम को घर पहुंचते ही मैंने सीधे फू वानवन से कंप्लेन कर दिया कि मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं। उसने काल्मली समझाने की कोशिश की कि जंक फूड मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इन दिनों मेरा स्टमक भी ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं ऑलरेडी इरिटेटेड था इसलिए ऑलमोस्ट बच्चे की तरह जिद करने लगा। फू वान वान शायद समझ गई थी कि आज मेरा मूड खराब है, इसीलिए वो बिना आर्ग्यू किए सीधे किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद मेरे लिए लग्जरी वर्जन इंस्टेंट नूडल्स बनाकर टेबल पर रख दिए, जिनमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे कि वो रेस्टोरेंट डिश लग रही थी। शावर के बाद जब मैं नीचे आया और वो नूडल्स देखे तो मेरा मूड थोड़ा बेटर हो गया। खाना खाते खाते आखिर मैंने अपना फोन उसके सामने रख दिया जिसमें स्कूल फोरम और गॉसिप मैसेजेस खुले हुए थे। मैसेजेस पढ़ते ही फू वानवन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। उसी मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रहा था। वो पूरे दिन लैब में काम करके आई थी, मेरे लिए खाना बनाया और मैं उस पर शक कर रहा था। मैंने तुरंत धीरे से कहा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन लोगों की बातें सुनकर बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फू वानवान ने सॉफ्टली मेरे सिर पर हाथ फेरा और कामली बोली कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब खुद हैंडल कर लेगी। रात को मैंने खुद आगे बढ़कर उसे हक किया और ऑकवर्ड वॉइस में पूछा कि क्या कभी उसे लगता है कि मैं बहुत चाइल्डिश हूँ, लेकिन उसने बिना हेजिटेशन के डिनाई कर दिया। मैंने तुरंत सीरियस होकर कहा कि उसे फ्यूचर में शू तियन लाई से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उसने बस स्माइल करके कहा कि वो अपने हस्बैंड की बात मानेगी। संडे का वेदर सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा मूड भी काफी लाइट था। मैं फर्स्ट फ्लोर में सनलाइट वाली जगह पर बैठकर पूरा दिन ड्राइंग करता रहा। शाम को जब स्टडी रूम के पास से गुजरा तो फू वानवैन अभी अभी किसी कॉल को खत्म करके बाहर आई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर वॉक पर चलने को कहा। चलते चलते उसने कैजुअली मेंशन किया कि अभी उसके फादर का कॉल था और वो पूछ रहे थे कि शादी के बाद हमारी लाइफ कैसी चल रही है। ये पहली बार था जब मैंने उसकी तरफ से फादर वर्ड सुना। तभी अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं अब तक उसके पेरेंट्स से प्रॉपरली नहीं मिला था। इसीलिए मैंने खुद कहा कि अगले वीकेंड हमें उसके पेरेंट्स से मिलने जाना चाहिए, वरना मैं बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगूंगा। ये सुनकर फू वनवान जेन्युइनली खुश हो गई और बोली कि वो मुझे अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाएगी। उसी मोमेंट मुझे पहली बार स्ट्रांगली फील हुआ कि हम सच में हस्बैंड वाइफ जैसे बिहेव करने लगे हैं। फिर अचानक उसे शू तियन लाई वाला इशू याद आया और उसने कैजुअली बताया कि मामला ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। दरअसल दोपहर में मैंने खुद स्कूल फोरम पर शू तियान लाई का अपॉलॉजी पोस्ट देखा था, जिसमें उसने साफ एडमिट किया कि उसका और फू वानवान का कोई रिलेशनशिप नहीं है। पूरा डॉर्म ग्रुप उसकी शेमलेसनेस पे हंस रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि मिस्टर फू कभी भी शू तियानले जैसे आदमी को पसंद नहीं करेंगी। मैं सीक्रेटली प्राउड फील कर रहा था और फोन में मैसेजेस पढ़ते हुए ऑलमोस्ट ब्रैग करने लगा कि मेरी वुमन ऐसी नहीं है। तभी पीछे से फू वानवान की डेंजरस वॉइस आई और उसने टीजिंग तरीके से पूछा कि क्या बाहर मैं उसका डॉग हूँ। मैं पैनिक में तुरंत फोन पिलो के नीचे छुपाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरे डॉर्म ग्रुप का फनी नेम भी पढ़ लिया था और टीजिंग शुरू कर दी। मैं ऑकवर्ड होकर सफाई देने लगा, लेकिन तभी मैंने धीरे से उसकी वेस्ट पकड़ ली। अगले ही सेकंड वो खुद आगे आई और सीधे मुझे किस कर दिया। पूरा रूम अचानक फिर से एम्बिग्युअस एटमॉस्फेयर से भर गया। उस रात एक्साइटमेंट की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही मेरी राइट आईलिड लगातार ट्विच कर रही थी, जैसे कुछ बैड होने वाला हो। लकली उस दिन सुबह मेरी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए मैं आराम से घर पर सोता रहा। आफ्टरनून में सिर्फ एक फिजिक्स क्लास थी और उसके बाद गु यानजो का बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान था। उसने एक्साइटेड होकर बताया कि शायद वो रात को वापस डॉर्म ना आए। पहले तो मैंने उसे मना करने का सोचा, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि शादी के बाद मैं खुद भी दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करने लगा था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। दूसरी तरफ फू वानवान ने बताया कि उसे आफ्टरनून में एक फोरम मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए शायद उसकी जगह कोई दूसरा टीचर क्लास लेगा। बस ये सुनते ही क्लासरूम में एक्साइटमेंट फैल गई। बॉयज इंस्टेंटली खुश हो गए क्योंकि सब्स्टिट्यूट टीचर यूजुअली अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं लेते थे। गु यंजू और बाकी लोग तुरंत बंक प्लान बनाने लगे। तभी उन्होंने मुझसे सस्पिशियस तरीके से पूछा कि मुझे पहले से कैसे पता था कि मिस्टर फू फोरम मीटिंग में जा रही हैं। मैं कैजुअली झूठ बोल गया कि मैंने उन्हें दूसरे टीचर से बात करते हुए सुन लिया था। सब लोग इंस्टेंटली कन्विंस हो गए और बर्थडे प्लान फाइनलाइज करने लगे। गु यंजू ने रेस्टोरेंट और केक बुकिंग की जिम्मेदारी ले ली, जबकि जांग लिंगताओ क्लासरूम में बैठकर चेन मेंग को मैसेजेस कर रहा था क्योंकि उसे स्कूल गेट पर उससे मिलने जाना था। लेकिन तभी क्लास खत्म होते ही एक फेमिलियर आवाज क्लासरूम में गूंजी, एवरीवन बी क्वाइट। उस आवाज को सुनते ही पूरे क्लासरूम की सांस अटक गई क्योंकि पोडियम पर खुद फू वानवान खड़ी थी और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मिस्टर फू फोरम मीटिंग पर नहीं गई थी। क्लासरूम में उस टाइम इतना साइलेंस था कि कोई भी ग्रुप चैट में मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मिस्टर फू की क्लास में रैंडम बिहेवियर करना मतलब खुद मुसीबत बुलाना था। दूसरी तरफ केक शॉप में हम लोग गु यानजो का बर्थडे केक लेने में बिजी थे और वहां स्टैंडिंग होकर मैं प्राउडली डिजाइन डिस्कस कर रहा था। तभी किसी ने कैजुअली पूछा कि क्या हमारी क्लास का
कोई स्टूडेंट बाथरूम गया था और वापस नहीं आया। उसी मोमेंट क्लासरूम में खड़ी फू 11 को इंस्टेंटली समझ आ गया कि उसके हस्बैंड और उसके 2 स्मार्ट ब्रदर्स क्लास बंक करके बाहर घूम रहे हैं। एक्चुअली वो सच में फोरम मीटिंग जाने वाली थी, लेकिन ये सोचकर कि रात तक मुझे नहीं देख पाएगी, वो बीच में ही वापस क्लास लेने आ गई थी और आते ही उसने मुझे बंक करते हुए पकड़ लिया। उसने बिना एक्सप्रेशन बदले काल्मली अनाउंस कर दिया कि जो 3 स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए हैं उनका मैटर बाद में डील होगा और पनिशमेंट उनकी परफॉर्मेंस देखकर डिसाइड की जाएगी। इधर केक शॉप में हम लोग अब भी कंप्लीटली अनअवेयर थे। गु यंजू एक्साइटमेंट में मुझे जीनियस डिजाइनर बोल रहा था और मैं कैजुअली फोन निकालकर जांग लिंगताओ को रेस्टोरेंट लोकेशन भेजने वाला था। लेकिन जैसे ही मैंने फोन अनलॉक किया, ग्रुप चैट में 99 प्लस अनरीड मैसेजेस देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत मैसेजेस खोले और अगले ही सेकंड मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। ग्रुप में लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि मिस्टर फू खुद क्लास लेने आ गई हैं और हम तीनों के बंक करने की खबर पूरे क्लास को पता चल चुकी है। फिर किसी ने पोडियम पर खड़ी फू वान की फोटो भी भेज दी, जिसमें उसके चेहरे पर साफ ब्लैक लाइन वाली कोल्ड एक्सप्रेशन थी। वो फोटो देखते ही मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। रेस्टोरेंट में बैठकर मैं गिल्ट में डूब गया और ऑनेस्टली अपने ब्रदर्स से अपोलोजाइज करने लगा कि मेरी वजह से सब फंस गए। बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा मूड खराब हो गया। किसी ने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, ना ही रात तक कोई ड्रंक होने जैसा मूड बचा। अराउंड 9 बजे के बाद मैं आखिर टैक्सी लेकर घर लौटने निकला ताकि समहाउ फू वान को एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते वक्त मैंने उसकी कार साइड में पार्क्ड देखी। मैं धीरे से कार में जाकर बैठ गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पूरा एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड साइलेंस से भरा हुआ था। मैंने डरते डरते एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया कि मुझे लगा था वो फोरम मीटिंग में होगी और वैसे भी गु यानजो का बर्थडे था। लेकिन वो पूरे टाइम ब्लैंक एक्सप्रेशन में बाहर देखती रही। फिर अचानक कोल्ड वॉइस में बोली कि मैं खुद को संभाल नहीं सकता और ऊपर से दूसरों का हीरो बनने निकल पड़ता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं इंस्टेंटली गिल्टी हो गया। घर पहुंचने के बाद भी मैं लगातार उसे मनाने की कोशिश करता रहा। मैंने प्रॉमिस किया कि ये पहली और आखिरी बार था और रिक्वेस्ट की कि वो मेरे ब्रदर्स के नाम याद ना रखे। उसने साइलेंटली मेरे सामने वॉश किए हुए फ्रूट्स रख दिए, लेकिन मूड अब भी कोल्ड था। मुझे पता था कि फू वान प्रिंसिपल्स वाली वुमन है। अगर उसने पनिशमेंट देने का डिसाइड कर लिया तो फिर कोई एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। लेकिन अपने ब्रदर्स को बचाने के लिए मैंने अंदर ही अंदर सैक्रिफाइस मोड ऑन कर लिया। बाथ लेने के बाद मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि आज अपने भाइयों की कंफर्ट के लिए कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। फनी बात यह थी कि मैं सिर्फ टॉवेल बांधकर बाहर आया था। मुझे देखकर फू वान तुरंत शर्म से नीचे देखने लगी और ऑकवर्ड होकर बोलने लगी कि मुझे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मैं डिलिबरेटली उसके पास जाकर बेड पर बैठ गया और टीजिंग वॉइस में पूछने लगा कि अपनी वाइफ के सामने मैं होलीगन कैसे हो सकता हूँ। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि मैंने उसका हैंड पकड़कर किस कर लिया। फू वान इंस्टेंटली ब्लश करने लगी और सॉफ्टली कंप्लेन की कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं लगातार स्वीट बातें करता रहा और फाइनली उसने हार मानते हुए बोला कि अगली सुबह हम तीनों ऑफिस में उसके सामने खड़े होंगे। अगले दिन सुबह हम सच में उसके ऑफिस के बाहर पनिशमेंट के इंतजार में खड़े थे। अंदर बुलाए जाने पर गु यानजो तुरंत नर्वस होकर अपोलोजाइज करने लगा और एडमिट किया कि वो उसका बर्थडे था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फू वान ने उसे बर्थडे विश कर दिया। हम तीनों लिटरली कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। फिर उसने कामली एक्सप्लेन किया कि चाहे वो हमें पढ़ाए या ना पढ़ाए, क्लास स्किप करना गलत था, लेकिन इस बार वो हमें छोड़ रही है। खासकर उसने मेरा नाम लेकर कहा कि मैंने अच्छा बिहेव किया, इसीलिए इस बार मैटर बड़ा नहीं बनाया जाएगा। आखिर में उसने सिर्फ 5 पॉइंट्स डिडक्ट करने का पनिशमेंट दिया। हम तीनों ने इंस्टेंटली थैंक यू बोलना शुरू कर दिया और बाहर निकलते ही मेरे ब्रदर्स मुझे हीरो की तरह देखने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पिछली रात मैंने कितनी मेहनत करके फू वान का मूड ठीक किया था। क्लासरूम लौटने के बाद भी वो लोग मजाक करते रहे, जबकि मैं अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि कुछ दिनों तक आराम करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में मैं लिटरली अपनी सारी एनर्जी यूज कर चुका था। लेकिन सरप्राइजिंगली अब फू वान खुद डिप्रेस्ड रहने लगी थी। एक पूरे वीक तक उसने मुझे खुद से इनिशिएट करके हग या टीज नहीं किया। उसे लगने लगा था कि शायद मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसके करीब आता हूँ। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड लगातार उसे ड्रिंक पर बुला रही थी और मजाक उड़ा रही थी कि शायद उसका नया हस्बैंड उसे कंट्रोल करने लगा है। आखिर एक रात जब मैं घर वापस आया तो पूरा घर अनयूजुअली शांत था, क्योंकि फू वान अभी तक घर नहीं लौटी थी। उस रात घर की साइलेंस मुझे धीरे धीरे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। नॉर्मली इस टाइम तक फू वान घर आ जाती थी, लेकिन आज ना उसका कोई मैसेज था ना कोई कॉल। आखिर मैं खुद उसे फोन करके हिंट देने वाला था कि मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से जांग जांग की आवाज आई। उसने जल्दी जल्दी बताया कि वैन ड्रंक हो गई है और वो लोग उसे घर छोड़ने आ रहे हैं। ये सुनते ही मैं बिना टाइम वेस्ट किए नीचे भागा। जब तक मैं बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, जांग जांग की कार ऑलरेडी गेट पर खड़ी थी। कार डोर खुलते ही मैंने पहली बार फू वान को उस हालत में देखा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था, आईज हाफ क्लोज्ड थी और वो क्लियरली ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने तुरंत उसे संभाला और वरीड होकर पूछा कि उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। जांग जांग ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ फू वान को मेरे हवाले किया और बोला कि अब वो
लोग निकलते हैं। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और केयरफुल ड्राइव करने को बोलकर फू वनवान को धीरे धीरे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया। उसे सोफा पर बैठाने के बाद मैं कुछ सेकंड्स तक बस उसे देखता रहा। ये पहली बार था जब मैंने फू वनवान को कंप्लीटली ड्रंक हालत में देखा था। यूजुअली काम और एलिगेंट रहने वाली वुमन आज पूरी तरह क्लिंजी बन चुकी थी। उसने अचानक मेरी नेक पकड़ ली और टाइट हग करते हुए स्लीपी वॉइस में पूछा कि क्या मुझे पता है वो कौन है। फिर खुद ही हंसते हुए बोली कि वो मेरे डियर हस्बैंड की डियर वाइफ है। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी और टेंशन भी हो रही थी। मैं उठने ही वाला था कि उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और ऑलमोस्ट बच्चे जैसी आवाज में बोलने लगी कि मैं उससे नाराज ना हूँ। वो बार बार एडमिट कर रही थी कि स्कूल में मुझे एम्बेरस करना उसकी गलती थी और फ्यूचर में वो ऐसा नहीं करेगी। फिर अचानक सीरियस होकर उसने खुद ही कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि बाहर बहुत सारे बैड लोग होते हैं, इसलिए मुझे उसे फ्यूचर में इतना ड्रिंक नहीं करने देना चाहिए। उसके बाद उसने मेरी शर्ट पकड़कर धीरे से कहा कि वो मुझे बहुत सालों से पसंद करती है और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फीलिंग्स कभी डिनाई नहीं करेगी। उसकी वो ड्रंक कन्फेशन सुनकर मैं बस हेल्पलेस होकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि टेक्निकली हमारी शादी को अभी आधा साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बातें सुनकर लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत पहले से चाहती थी। अगले दिन मेरी आंख सीधा सुबह 10 बजे खुली। नीचे आया तो देखा कि फू वान ऑलरेडी फ्रेश होकर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने फ्रेशली कुक्ड फ्राइड एग मेरी प्लेट में रखा और बिल्कुल इनोसेंट फेस बनाकर पूछने लगी कि क्या अब उसका डियर हस्बैंड उससे नाराज नहीं है। फिर अगले ही सेकंड उसने डेंजरस स्माइल के साथ रिवील किया कि उसने पिछली रात मेरी सारी बातें सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर फ्यूचर में मैंने उसे बली किया तो वो पूरा वीडियो कैंपस फोरम पर अपलोड कर देगी, ताकि सब लोग देख सकें कि बाहर से कूल और ब्यूटीफुल वाइस प्रोफेसर घर में कैसी बिहेव करती है। उसकी बात सुनकर मैं इंस्टेंटली नर्वस हो गया, जबकि वो कैजुअली ब्रेकफास्ट सर्व करती रही। उस दिन फ्राइडे था और मेरी सिर्फ एक क्लास थी, इसीलिए बाकी पूरा दिन मैं मॉल में घूमता रहा। अगले वीकेंड हमें उसके पेरेंट्स से मिलने जाना था, इसलिए मैं काफी नर्वस होकर उनके लिए गिफ्ट्स सेलेक्ट कर रहा था। ऑनेस्टली ये पहली बार था जब मैं ऑफिशियली अपने इन-लॉज से मिलने वाला था, इसलिए टेंशन नेचुरली हो रही थी। काफी देर शॉपिंग करने के बाद आखिर मैं गिफ्ट्स लेकर घर वापस आया, लेकिन जैसे ही डोर खोला अंदर का सीन देखकर मैं फ्रीज हो गया। लिविंग रूम में एक वुमन गुस्से से खड़ी थी, जबकि फू वनवान और सिया गोहुआ लिटरली वॉल के कॉर्नर में खड़े होकर क्वाइटली डांट खा रहे थे। वो वुमन लाउड वॉइस में पूछ रही थी कि क्या इस घर में उसकी कोई अथॉरिटी नहीं बची है। उसने सार्केस्टिक टोन में कहा कि एक तरफ फिजिक्स टीचर है और दूसरी तरफ उसका आइडल, लेकिन दोनों फिर भी उसकी बात नहीं सुनते। तभी उस वुमन ने टर्न होकर मुझे देखा। उसकी शार्प आईज कुछ सेकंड्स तक सीधे मेरे चेहरे पर टिकी रहीं और फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने धीरे से कहा कि मैं बचपन से भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। उसी मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सामने खड़ी वुमन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, बल्कि वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर फू युन थी और वो मेरी मदर इन लॉ थी। दरवाजे पर खड़ा मैं अभी भी शॉक में था कि तभी फू वान ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। उसने सॉफ्टली इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये उसकी मॉम है और ये उसके डैड। लेकिन जैसे ही मेरी नजर चिया गोहुआ पर पड़ी, मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। इतने टाइम से मैं उनके साथ कैजुअली बात कर रहा था और मुझे ये तक नहीं पता था कि वही फेमस टीचर चिया एक्चुअली फू वान के फादर हैं। मैं इंस्टेंटली नर्वस होकर उन्हें ग्रीट करने लगा। मैंने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा कि वैसे मैं और वान कल ऑफिशियली उनसे मिलने आने वाले थे। मेरी बात सुनते ही फू युन का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उन्होंने डायरेक्टली मेरी तरफ देखकर कहा कि मैं बहुत सेंसिबल बच्चा हूँ, जबकि उनकी अपनी बेटी और हस्बैंड दोनों उनसे इतनी बड़ी बात छुपाते रहे। तभी मुझे धीरे धीरे सिचुएशन समझ आने लगी। दरअसल फू युन को अभी अभी पता चला था कि उनकी बेटी सीक्रेटली शादी कर चुकी है। वो क्लियरली शॉक्ड और एंग्री थी। उन्होंने ऑलमोस्ट डांटते हुए कहा कि इतनी बड़ी बात उनसे छुपाने का क्या मतलब था। मैं तुरंत बीच में आया और फू वान को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फू युन ने साफ बोल दिया कि इस बार गलती पूरी तरह उनकी बेटी की है। फिर उन्होंने फू वान और सिया गोहुआ दोनों को किचन में जाकर खाना बनाने भेज दिया, जबकि मुझे अपने पास बैठा लिया। ऑनेस्टली मेरे लिए ये सीन पूरी तरह अनरियल था। मेरी इमेजिनेशन में फू युन जैसी वर्ल्ड क्लास डिजाइनर हमेशा एलिगेंट और एनर्जेबल वुमन थी, लेकिन आज वो बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रिक्ट मदर की तरह बिहेव कर रही थी। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए मैंने डिजाइन के बारे में बात शुरू कर दी। मैंने ऑनेस्टली एडमिट किया कि बचपन से मैं उनका फैन रहा हूँ और डिजाइन की इंस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं उन्हीं से मिली थी। मेरी बातें सुनकर उनका मूड थोड़ा बेटर होने लगा। फिर उन्होंने काल्मली कहा कि शादी जैसी बड़ी चीज में वान को मेरे फीलिंग्स और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए था। उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि उन्हें सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि सब लोगों ने मिलकर उन्हें अंधेरे में रखा, यहाँ तक कि सिया गोहुआ भी सीक्रेट हाइड करने में शामिल थे। आखिर में उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन हम दोनों ऑफिशियली फू फैमिली विला आएंगे और प्रॉपर फैमिली डिनर होगा। उस पूरे टाइम मुझे फील हो रहा था कि फू वान लगातार गिल्टी होकर मेरी रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रही है। उसकी आईज में साफ डर था कि शायद मैं उसे नाराज हूँ। घर लौटने के बाद आखिर उसने हिम्मत करके मुझसे पूछा कि क्या मुझे उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली उस मोमेंट मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत मेस्ड अप था। मैं क्वाइटली ड्राइंग रूम में जाकर अकेले मैन्युस्क्रिप्ट बनाने बैठ गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी
चुकी थी। अब तक मैं सोचता था कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बस ऑर्डिनरी प्रोफेसर्स हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। एक तरफ चाइनीज ग्रुप के प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ वर्ल्ड फेमस डिजाइनर। उनकी फैमिली, बैकग्राउंड, स्टेटस और अचीवमेंट्स मेरे लेवल से कहीं ऊपर थी। अचानक मुझे अपने और उनके बीच बहुत बड़ा गैप फील होने लगा। कुछ देर बाद फू वान वान फ्रूट्स लेकर रूम में आई, लेकिन मैंने साफ बोल दिया कि फिलहाल मैं उससे बात नहीं करना चाहता। उसने धीरे धीरे एडमिट किया कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला। तभी अचानक मुझे रियलाइजेशन हुआ कि जिस अनकम्पेटिटिव डॉटर का मेंशन टीचर्स या क्लास में करते थे, वो एक्चुअली फू वान वान ही थी। ये याद आते ही मुझे लगा जैसे वो शुरू से सीक्रेटली मुझ पर हंस रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड फू वान वान सीधे मेरी लैप में बैठ गई और ऑलमोस्ट पैनिक होकर पूछने लगी कि क्या अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसकी आंखों में जेन्युइन इनसिक्योरिटी देखकर मेरा दिल थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन मैंने फिर भी सीरियस फेस बनाकर कहा कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है, इसलिए कुछ टाइम तक वो अकेले सोएगी। मेरी बात सुनते ही वो सच में घबरा गई और तुरंत एक्सप्लेन करने लगी, लेकिन इस बार मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं सीधा बेडरूम में गया, डोर लॉक किया और अकेले सो गया। अगले दिन हम दोनों प्लान के मुताबिक फू फैमिली विला पहुंचे। इस बार मैं प्रॉपरली प्रिपेयर्ड था, इसलिए गिफ्ट्स लेकर गया था। मैंने ऑकवर्ड तरीके से उन्हें गिफ्ट्स देते हुए एडमिट किया कि कल मैं बहुत नर्वस था, इसलिए समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे बिहेव करूं। डिनर टेबल पर एटमॉस्फेयर सरप्राइजिंगली काफी वार्म था। शायद वो हुआ मुझे देखकर मजाक करने लगे कि फू वान वान भले मुझसे बड़ी हो, लेकिन मेंटली कई बार अभी भी बच्ची जैसी बिहेव करती है। उन्होंने जोकिंगली कहा कि अगर वो ज्यादा परेशान करे तो मैं सीधे उन्हें कंप्लेंट कर सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो वो मुझे उससे भी बेटर लड़की ढूंढ देंगे। उनकी बात सुनते ही मैंने सामने बैठी फू वान वान की तरफ देखा, जिसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली पिटीफुल पपी जैसा हो गया था। डिनर के बाद वो मुझे अपने सीक्रेट बेस में ले गई। वो रूम बेसिकली उसका प्राइवेट वर्ल्ड था, जहां उसके पुराने स्केचेस, डिजाइन्स और पर्सनल मेमोरीज रखी थी। हम दोनों पूरा आफ्टरनून वहीं रहे। बाहर फू वान वान कई बार डोर के पास आकर सुनने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर म्यूजिक और हमारी आवाजों की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर शाम करीब 7 बजे हम दोनों रूम से बाहर निकले। मेरे हाथ में एक मिस्टीरियस बॉक्स था, जिसे मैं केयरफुली पकड़कर चल रहा था। फू वान वान क्यूरियोसिटी में बार बार पूछ रही थी कि बॉक्स में क्या है, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, मैंने तुरंत उसे अवॉइड कर लिया। उसी मोमेंट उसके चेहरे पर सस्पिशियस एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि क्लियरली उस बॉक्स में कुछ ऐसा था जिसे मैं अभी उसे नहीं दिखाना चाहता था। फू फैमिली विला से घर वापस आने में लगभग 1 घंटा लग गया, लेकिन पूरे रास्ते मैं बस अपने फोन में लगा रहा। एक्चुअली मैं सीक्रेटली वही चीज बार बार देख रहा था जो फू युन ने मुझे दी थी। फू वान वान कई बार क्यूरियस होकर पूछना चाहती थी कि मैं आखिर क्या देख रहा हूँ, लेकिन शायद गिल्ट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, आखिर उसका पेशेंस टूट गया। उसने सीधे दरवाजे पर मुझे रोक लिया और सीरियस फेस बनाकर पूछने लगी कि आखिर उसकी मॉम ने मुझसे क्या कहा था। फिर सस्पिशियस आवाज में उसने पूछा कि क्या मैं सच में उससे बेटर लड़की ढूंढने वाला हूँ। इसके बाद उसने अचानक शू युएन का नाम लिया। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा कि वो कौन है। तब उसने जेलस फेस बनाकर एक्सप्लेन किया कि चू युएन उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है। हाइट लगभग 1.7 मीटर है और डांस टीम में है, इसलिए उसका फिगर भी बहुत अच्छा है। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैं जानबूझकर उसे टीज करने लगा। मैंने कैजुअली कहा कि अभी तो बस जान पहचान हुई है। मैंने थोड़ी ना बोला कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही फू वान वान इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गई। उसने एंग्री होकर कहा कि हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और मैं ऑलरेडी दूसरी लड़की के बारे में सोचने लगा हूँ। फिर वो लगातार शू युएन की हाइट और फिगर मेंशन करके खुद ही जेलस होती रही। आखिर मैं साइड में हटते हुए बोला कि मिसेस फू को अब जाकर स्टडी रूम में सीरियसली रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि मैं बेडरूम में अकेले रहना चाहता हूँ। मेरी इस लाइन ने उसे और इरिटेट कर दिया। वो लिटरली कंप्लेन करने लगी कि मुझे उसे मिसेस फू बुलाना आता है, लेकिन दूसरी लड़की को सिस्टर शुआन कहना भी बहुत आसानी से आ गया। अगले दिन क्लास में उसका मूड क्लियरली ऑफ था। उसकी आवाज पहले जैसी एनर्जेटिक नहीं लग रही थी और पूरा दिन वो वीक दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मैं भी सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कई बार फोन चेक किया, लेकिन शायद उसे मेरा कोई मैसेज नहीं मिला। शाम को घर लौटते वक्त मैंने रास्ते से कोल्ड मेडिसिन खरीदी और क्वाइटली उसे पकड़ा दी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेडिसिन पी ले, वरना फीवर और बढ़ जाएगा। बस मेरी इतनी सी केयर देखते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और ऑलमोस्ट बच्चे की तरह बोलने लगी कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। उसने प्रॉमिस किया कि अब फ्यूचर में स्कूल में मुझे एम्बेरस नहीं करेगी और मुझसे कुछ हाइड भी नहीं करेगी। मैं क्वाइटली किचन में गया और उसके लिए नूडल्स बना दिए। जब मैं बोल लेकर आया तो वो सच में इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में टीयर्स थे और वो बार बार पूछ रही थी कि क्या मैंने सच में उसे फॉरगिव कर दिया या सिर्फ उसकी बीमारी देखकर पिटी कर रहा हूँ। मैंने ऑनेस्टली कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में मुझसे झूठ नहीं बोलना। रात को मेडिसिन और नूडल्स खाने के बाद वो पूरी तरह किटन जैसी होकर मेरी आर्म्स में आकर लेट गई। उसने धीरे धीरे एडमिट किया कि पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि शायद मैं सच में उससे दूर होना चाहता हूँ। उसकी इनसिक्योरिटी देखकर आखिर मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए सीरियसली कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और
फ्यूचर में उसे ऐसी बेकार बातें नहीं सोचनी चाहिए। उसके बाद हमारी रिलेशनशिप फिर नॉर्मल होने लगी। कुछ दिनों बाद जब फू वानवान घर लौटी तो उसने लिविंग रूम में एक नया सेफ बॉक्स रखा देखा। उसने क्यूरियस होकर पूछा कि ये क्या है। तब मैंने उसे बताया कि उसकी मॉम ने जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और फैमिली हेयरलूम्स दिए थे वो सब मैंने सेफ में रख दिए हैं। मैंने जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहा कि उसकी मॉम ने बताया ये फैमिली हेयरलूम है। इसके अलावा उनकी सारी पेंटिंग्स और प्रॉपर्टीज का हिस्सा भी ऑफिशियली हमें दे दिया गया है। मैंने जोकिंगली कहा कि पूरे फू फैमिली की वेल्थ बेसिकली अब उसकी मॉम और उसके हाथ में है, जबकि उसके फादर और मैं सिर्फ सैलरी कार्ड पर सर्वाइव कर रहे हैं। उस रात फू वानवान की बेस्ट फ्रेंड्स ने उसे बार में बुलाया। बाहर से वो काम बिहेव कर रही थी लेकिन क्लियरली थोड़ा नर्वस थी, क्योंकि वो पहली बार मुझे अपनी क्लोज फ्रेंड से ऑफिशियली मिलवाने वाली थी। बार में सिर्फ जांग जांग और नानशिन मौजूद थे। जांग जांग को देखकर मैं सच में शॉक हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में हमेशा व्हाइट कोट और सीरियस लुक में दिखने वाली डॉक्टर आज पिंक लेपर्ड प्रिंट आउटफिट में बैठी थी। तभी अचानक एक एनर्जेटिक लड़की अंदर आई और लाउडली खुद को जांग शेरू इंट्रोड्यूस करने लगी। उसने बताया कि वो भी गू सिटी मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। उसे देखते ही मुझे अनरियल फीलिंग आई, क्योंकि मैं उसे इंस्टेंटली पहचान गया। स्कूल टाइम में वो हाई स्कूल डिपार्टमेंट की फेमस स्कूल फ्लावर थी। मेरी बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे। जांग शेरू ने मजाक में कहा कि रियल स्कूल फ्लावर तो हमेशा वानवन थी। उसी मोमेंट मुझे फील हुआ कि फुवानवन का मूड अचानक वियर्ड हो गया है। मुझे तब रियलाइजेशन हुआ कि फुवानवन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे याद तक नहीं था। उसकी जेलसी लिटरली फेस पर दिख रही थी। बाद में वेटर बिल साइन करवाने आया तो मेरी नजर जांग शेरू की हैंडराइटिंग पर पड़ी। मैंने कैजुअली बोल दिया कि पहले उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, लेकिन अब काफी खराब हो गई है। बस ये लाइन सुनते ही फू वानवान को और बड़ा इमोशनल डैमेज हो गया, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि मुझे स्कूल की दूसरी लड़की की हैंडराइटिंग तक याद है, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता था कि वो खुद भी उसी स्कूल में थी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक एक्सक्यूज बनाया और मुझे लेकर जल्दी घर वापस आ गई। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत उसे मनाना शुरू किया। मैंने ऑनेस्टली कहा कि मुझे सच में नहीं पता था कि वो भी उसी स्कूल में थी, लेकिन जेलस फू वानवान सीधा मुद्दे पर आ गई। उसने सीरियस फेस बनाकर पूछा कि क्या मुझे जियांग श्यूरो उससे ज्यादा प्रेटी लगती है। मैं इंस्टेंटली पैनिक हो गया और बिना सोचे बोल पड़ा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर मैंने जांग श्वेरू को डायरेक्टली बिच बोल दिया और फू वानवन को प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। मेरी बात सुनते ही आखिर उसके चेहरे पर फिर से वही सेटिस्फाइड स्माइल वापस आ गई। मैं नॉर्मली लोगों को जल्दी जज करना पसंद नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों जियांग श्यूरो को देखकर मेरे अंदर अजीब इरिटेशन होने लगी थी। मुझे बस इतना फील हो रहा था कि उसके मेन के साथ रिलेशन शायद अच्छे नहीं है। रात को बेड पर लेटा मैं बार बार उसी लेटर के बारे में सोच रहा था जो उसने जूनियर हाई स्कूल में मुझे दिया था। ऑनेस्टली अगर वो लेटर अभी गू सिटी में ना रखा होता तो शायद मैं उसी वक्त जाकर उसे जला देता। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से फू वानवान को आवाज दी। उसने स्लीपी आईज से मेरी तरफ देखा तो मैंने ऑकवर्ड होकर कहा कि मुझे उससे एक बात कन्फेस करनी है, लेकिन वो प्रॉमिस करे कि गुस्सा नहीं होगी। फिर मैंने धीरे धीरे उसे बताया कि जूनियर हाई स्कूल में मुझे जियांग शुरो पसंद थी। मेरी बात सुनते ही फू वानवान की आईज इंस्टेंटली खुल गई। वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैंने जल्दी से उसे रोक दिया और एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने बताया कि उस टाइम जांग शेरू अचानक मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आने लगी थी और उसने मुझे एक हैंड रिटन लेटर भी दिया था, इसलिए नेचुरली मुझे लगा कि वो मुझे लाइक करती है। मैंने एडमिट किया कि वो लेटर आज तक मैंने संभाल कर रखा हुआ है और अगली बार गू सिटी जाऊंगा तो उसे जला दूंगा। मेरी बातें सुनते हुए फू वानवान का एक्सप्रेशन धीरे धीरे स्ट्रेंज होता जा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने सीरियस आवाज में कहा कि वो लेटर एक्चुअली उसका था। उसने बताया कि उस टाइम उसने ही जांग शेरू से कहकर वो चीज मुझे दिलवाई थी। मैं लिटरली शॉक में फ्रीज हो गया। फिर उसने सीधा पूछा कि आखिर मुझे उस लेटर की फीलिंग्स पसंद आई थी या जियांग श्यूरो की पर्सनैलिटी। मैंने बिना सोचे बोल दिया कि ऑब्वियसली मुझे लेटर की फीलिंग्स पसंद आई थी। आखिर में मैंने सीधे उसे हग करके कहा कि मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ फू वानवान अंदर ही अंदर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि ये इडियट हस्बैंड उस लेटर पर अपना सिग्नेचर तक नहीं पढ़ पाया था। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ जांग शेरू के मैसेंजर बनने की वजह से हुई थी। उसी रात उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जांग शेरू को ग्रुप चैट से बाहर निकाल दिया और उसका वी चैट भी डिलीट कर दिया। उधर जांग शेरू अचानक आए रेड एक्सक्लेमेशन मार्क को देखकर ऑलमोस्ट फाइटिंग गूज जैसी एंग्री हो गई। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसे जांग जांग का मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने अक्यूज किया है कि वो मैन की फीलिंग्स के साथ खेलती है, इसलिए वानवन ने उससे फ्रेंडशिप खत्म कर दी। ये पढ़ते ही जांग शेरू पूरी तरह स्टन्ड रह गई। वो ऑलमोस्ट चिल्लाने लगी कि आखिर उसने कब किसी आदमी की फीलिंग्स के साथ खेला। उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा कि वो ऑलरेडी 27 साल की सिंगल वुमन है और जिस एक आदमी को वो सच में पसंद करती है वो अभी विदेश में है और उससे प्रॉपरली बात तक नहीं करता। लेकिन इधर मैं अपनी ही दुनिया में लॉस्ट था। जब से फू वानवान ने स्टडी रूम को मेरा स्टूडियो बना दिया था, मैं वहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। एक दिन फू वानवान स्कूल में ओवर टाइम कर रही थी और बोर्डम में उसने मुझे कॉल करके स्टडी रूम से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजने को कहा। डॉक्यूमेंट ढूंढते वक्त बोर्डम में मैं वहां रखी बुक्स देखने लगा, लेकिन एक्सीडेंटली मेरा पैर डेस्क से टकरा गया और पास वाली क्लोजेट से एक रेट्रो आयरन बॉक्स नीचे गिर गया।
गया। मुझे पता था कि उस रूम की हर चीज फू वनवान के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुरंत बॉक्स उठाकर वापस रखने लगा। तभी मेरी नजर उसके अंदर रखे लेटर्स पर पड़ी। क्यूरियोसिटी में मैंने कुछ लाइंस पढ़ ली। उस रात डिनर टेबल पर मैं अनयूजुअली क्वाइट था। मेरा पूरा दिमाग बस उन्हीं लेटर्स में अटका हुआ था। आखिर फू वनवान ने कंसर्न होकर मेरे सामने सूप रखा और पूछा कि क्या मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तब मैंने स्टडी रूम वाली पूरी बात उसे बता दी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर क्लियरली स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगा वो लेटर्स किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के लिए थे। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने सॉफ्टली कहा कि अब वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं। उसकी ये लाइन सुनते ही मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया कि शायद वो किसी लड़के को बहुत डीपली पसंद करती थी, तभी उसने इतने सारे लेटर्स लिखे होंगे। दूसरी तरफ फू वानवान क्वाइटली मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व कर रही थी। आखिर उसने फिश को चॉपस्टिक से पोक करते हुए टीजिंग टोन में पूछा कि क्या मैं जेलस हूँ, क्या मुझे डर लग रहा है कि वो किसी और आदमी को पसंद करती थी। मैं बाहर से कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से मेरा दिल लिटरली एक्सप्लोड होने वाला था। फिर भी मैंने फेक कामनेस के साथ कहा कि अगर उसे कोई और पसंद भी था तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर अब वो मेरी वाइफ है। लेकिन सच तो ये था कि उस मोमेंट मेरे हाथ में पकड़ा सूप तक सावर लग रहा था। मैं इरिटेशन में बोल नीचे रखकर उठ गया। फू वानवान ने नोटिस कर लिया कि मैं जेन्युइनली अपसेट हूँ, इसलिए उसने उस टॉपिक पर और एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों में मैं लगातार कंपटीशन ड्राफ्ट पर काम करने लगा और ऑलमोस्ट पूरा दिन स्टूडियो में बंद रहता। फू वनवान ने नोटिस किया कि मैं उससे डिस्टेंस बना रहा हूँ, इसलिए एक दिन वो खुद स्टूडियो में आई और सीधे मेरी लैप में बैठ गई। उसने क्यूट तरीके से मेरा फेस पकड़कर पूछा कि आखिर उसका हस्बैंड अनहैप्पी क्यों है। मैं उसके सिर को हल्के से रब करते हुए बोला कि कंपटीशन ड्राफ्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे लग रहा है कि मैं बाकी लोगों से पीछे चल रहा हूँ। तब उसने कैजुअली सजेस्ट किया कि मैं ड्राफ्ट उसकी मॉम को दिखा दूं ताकि वो हेल्प कर सकें, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर वो मुझे काफी गाइड करती हैं। लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने सीरियसली कहा कि उसकी मॉम इस कंपटीशन की जज हैं, इसीलिए अगर उन्होंने मेरे काम में मॉडिफाई किया तो वो बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के लिए अनफेयर होगा। मेरी ऑनेस्टी सुनकर फू वनवान के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ गई, लेकिन मैं अभी भी अंदर से डिप्रेस्ड था। मुझे पता चला था कि मेरे एक स्कूलमेट ने ऑलरेडी अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया है, जबकि मैं अभी तक कलर्स की सैचुरेशन और डिटेलिंग में ही अटका हुआ हूँ। जितना ज्यादा मैं कंपेयर कर रहा था, उतना ज्यादा मुझे फील हो रहा था कि मैं बाकी लोगों से हमेशा एक कदम पीछे हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कंपटीशन के डिजाइन ड्राफ्ट को लेकर इतना स्ट्रेस में था कि दिमाग पूरी तरह जैम हो चुका था। लेकिन फू वनवन हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही। वो बार बार मुझे समझाती, फास्ट होने से कुछ नहीं होता आचन, आर्ट को फील करना पड़ता है, हर डिटेल को समय देना पड़ता है। फिर उसने मेरे सिर पर हल्का सा हाथ रखा और बोली, अगर आइडिया नहीं आ रहा तो बाहर चलते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, माइंड फ्रेश होगा। मैं उसे देखता रह गया और आखिर में मान गया। तभी वो बच्चे की तरह खुश होकर मेरे गालों पर कई बार किस करने लगी और हंसते हुए बोली, ये रिवॉर्ड है कि तुम फाइनली बाहर घूमने के लिए मान गए। फिर उसने प्लेफुल अंदाज में पूछा, अब बताओ मिस्टर हस्बैंड, आज क्या खाना है? मैं खुद कुक करूंगी। मैंने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारे स्पेशल कोला चिकन विंग्स चाहिए, लेकिन उसके बदले आज रात मुझे भी रिवॉर्ड चाहिए। मेरी बात सुनकर फू वनवान ने आंखें घुमाई, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल छुप नहीं रही थी। फ्राइडे की क्लास खत्म होते ही हम दोनों सीधे हॉट स्प्रिंग होटल के लिए निकल गए।